मैं शुभम जगदीश यहाँ पर बैठे बैठे और जापान के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरी टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? हमने अफगानिस्तान में जाकर अपनी मिलिट्री का एक बेस बना दिया, तो वो जो बेस है मिलिट्री का अफगानिस्तान में तो बना है, लेकिन वो किसकी टेरिटरी के अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी भारत की टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? हमारी एम्बेसी अगर रशिया के अंदर है, सर आप रशिया का बहुत नाम लेते हो, क्या बात है, क्या बोलो यार, कंट्री बहुत अच्छी है, खूबसूरत है ना, क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे सीबीएसई के चैनल पर जिसका नाम है ऑब्सेशन, और इसके अंदर मैं शुभम जगदीश जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, क्लास 11th एंड 12th, डेडिकेटेड टू सीबीएसई बोर्ड ओनली। ठीक है ना? तो जितने सीबीएसई वाले बच्चे हैं आपके लिए ये चैनल है। एंड अगर आप बाय एनी चांस आईसीएसई के हैं तो हमारे आईसीएसई आईएससी के हैं तो हमारा डिफरेंट चैनल है जिसका नाम शुभम जगदीश है, आप सर्च कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड, अभी ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है उस तक पहुंचने के लिए अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो मस्त फॉलो कर सकते हो अपने आप को, मतलब अपने आप को क्या, मेरे को फॉलो कर सकते हो, ऑब्सेशन हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक टॉपिक, बेसिक कंसेप्ट्स हैं तो बेसिक बेसिक बातें की जाएंगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। तो एक एक शब्द जो मैं यहां से पढ़ाऊंगा वो आंखों के रास्ते आपके दिल में तो उतरेगा ही उतरेगा। मूविंग अहेड, आपको बहुत जल्दी हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो ये सारे के सारे नोट्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे अपने एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में। तो चलो मेरी जान जरा शुरुआत करते हैं, और शुरुआत एक बहुत भव्य तरीके से, क्योंकि हमारा नवरात्रि का ये पावन महीना चल रहा है। तो जैसे कि हम हर बार शुरू करते हैं कि यार कुछ भी शुभ शुरू करो तो भोलेनाथ की कृपा से शुरू करते हैं, तो एक बार हो जाता है फिर से कि नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं। ये डोमेस्टिक टेरिटरी या जिसको इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं वो होता क्या है। आज मैं तुमको एक ड्राइंग बनाकर दिखाने जा रहा हूं, और ये ड्राइंग इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, एमएफ हुसैन में ही था। ठीक है ना भाई, ये एकदम बेहतरीन सी ड्राइंग है। ये हमारी कंट्री है अखंड भारत, यहां पर एक भौ कंट्री भी है, उसके बारे में क्या ही बात करें, भिखारी लोगों के बारे में बात करने से कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो ये हमारी कंट्री है, तो ये हमारी कंट्री का जो एरिया देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। डोमेस्टिक टेरिटरी बोले तो ये सारा ज्योग्राफिकल एरिया, मेरा वाटर का जितना डिफाइंड एरिया है वो, और साथ में मेरे एयरवेज, वो सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी जब हमको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ना है, आओ देखो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम। इन लेमेन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसका बहुत एक डिटेल्ड सेंस होता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वो जहां पर हमारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है जितने भी एरिया में, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन जब नेशनल इनकम आएगा तो ये उससे काफी बड़ा टॉपिक है। अब नेशनल इनकम में हम डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं, आओ जरा देखो। लिखा है यहां पर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। सर ये तो बड़े अंग्रेजी हो गया सर, जरा हिंदी में कह के बताओ ना, ये इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों बताते हो। आओ एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हमारे देश का कोई अगर रेसिडेंट है, यहां पे लिखा है ना, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, हमारे देश की कंट्री का रेसिडेंट है, और अगर कोई भी चीज ऑपरेट कर रहा है बिटवीन के किसी भी जगह पे, रशिया में, यूक्रेन में, कहीं पर भी ऑपरेट कर रहा है, वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। सिमिलरली, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर मैं शुभम जगदीश यहां पर बैठे बैठे और जापान के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो वो मेरी टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे बात सुना। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट की मैंने बात बताई आपको डिटेल में। फिर फिशिंग वेसल्स
oil and natural gas and floating platforms operated by residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation. मतलब मेरा शिप्स हैं, मेरे वेसल्स हैं, मेरे ऑयल्स हैं जो फ्लोटिंग किसी वाटर पे है, जो मेरी डेजिग्नेटेड एरिया के अंडर आता है, वो भी मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही कहलाएगा. आसान भाषा में एग्जांपल के थ्रू बताओ. जैसे फिशिंग बोट्स ऑपरेटेड बाय इंडियन फिशरमैन इन इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. मतलब अगर हमारे फिशरमैन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर फिशिंग कर रहे हैं तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा. अगली बात क्या है? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन रशिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. जैसे हमारे मान लेते हैं हमने किसी दूसरी कंट्री, हमने अफगानिस्तान में जाकर अपनी मिलिट्री का एक बेस बना दिया, तो वो जो बेस है मिलिट्री का अफगानिस्तान में तो बना है, लेकिन वो किसकी टेरिटरी के अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी भारत की टेरिटरी के अंदर आएगा. बात समझ में आ रही है? हमारी एम्बेसी अगर रशिया के अंदर है, सर आप रशिया का बहुत नाम लेते हो, क्या बात है, क्या बोलो यार, कंट्री बहुत अच्छी है, खूबसूरत है ना, क्या कर सकते हैं. तो जैसा कि हमारी एम्बेसी लेट्स से थाईलैंड में है, हमारी एम्बेसी यूएसए के अंदर है, तो वो सारा भी हमारे देश की ही टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा. सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है, एकदम डिटेल में जा रहे हैं, बात समझ में आया? अब तुमको यह जानने की बहुत जरूरत है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कौन नहीं है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या नहीं आएगा मेरी जान. आओ जरा देखो. अगर एम्बसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जैसे अगर जापान की एम्बेसी हमारे भारत में खुली है तो वो हमारे भारत की टेरिटरी का पार्ट नहीं है. ठीक है ना? जैसे लेट्स से हमने एग्जांपल लिया, यूएसए ने कोई मिलिट्री बेस इंडिया में बना रखा है तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, वो भी हमारे देश की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. जैसे यूएन के हेडक्वार्टर्स खोल दे या कोई ऑफिस खुल गया, डब्ल्यूएचओ कोई ऑफिस इंडिया के अंदर है, तो वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाया जाएगा. सबको आराम आराम से एकदम डिटेल में बात समझ में आ रही है ना? बहुत बढ़िया राशि बेटिया, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये इंपॉर्टेंट बात आपके सीयूटी इम्तिहान में भी आपको हेल्प कर सकती है. जैसे कि क्या? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी administered by a government within which persons, goods and capital circulate freely. मतलब वो सारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी का हिस्सा जो एक कोई कंट्री गवर्न करती है, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर कंट्री की टेरिटरी मानते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी मानती है. ये डेफिनेशन देने वाला कौन है? यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस क्या है सर? अरे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के लिए काम करती है, बाकी कंट्रीज को बोलती है वॉर मत करो, ये मत करो, बाकी वॉर रुकवा नहीं पाती. चलो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, क्या बोलती हो राशि? हो जाए एक छोटा सा क्विज आपकी नजरों के सामने पेश कर रहे हैं. इरशाद बोलिएगा, इरशाद. क्या बात है भाई? चलें देखा जाए, क्वेश्चन करके देखा जाए कि कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और कौन सा नहीं है. क्या बोलते हो? चलें देखा जाए भाई. जैसे कि मैंने लिखा, an Indian company in London, which of the following are covered under the domestic territory of India. कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आएगी? मान लेते हैं हमारी ऑब्सेशन कंपनी है, हमारी ऑब्सेशन कंपनी लंदन के अंदर अपना ऑफिस खोल के बैठ जाए, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है? आंसर है नो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. वो कोई एम्बेसी नहीं है, वो कोई कॉन्सुलेट नहीं है, वो कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो लंदन की टेरिटरी का पार्ट होगा. यहां पर हम रेसिडेंट नहीं पूछ रहे हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है. राशि, इज इट क्लियर टू यू? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इज इट क्लियर टू यू? चलें अगला देखें. अगला, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया. माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस खोल रखा है इंडिया के अंदर, तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? आंसर है यस.
जैसे इंडिया का ऑफिस लंदन में लंदन की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस हमारी कंट्री में स्टैब्लिश है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, क्योंकि ये एम्बेसी नहीं है, ये कॉन्सुलेट नहीं है, ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? एकदम क्लियर। तीसरा तीसरा पार्ट आपको पढ़ के सुनाए। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। क्या फर्क पड़ता है? एक जापानीज आदमी फुनसुक वांगड़ू, उसने एक कंपनी इंडिया में स्टैब्लिश की हुई है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। यार ऊपर और नीचे वाला पॉइंट सेम ही तो है, बुद्धू बनाने के लिए दिया है तुमको केवल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चे पहाड़ी? इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ूं, चौथे वाले पोर्शन पे आऊं। आओ बताओ। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क। रिलायंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में किस टेरिटरी के अंदर आएगा? न्यूयॉर्क की टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है? बस रंग रूप बदलकर आपको दिया हुआ है। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज एकदम बैठती ही चली जा रही भाई, पता नहीं कहां बैठना चाहती है। आओ। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, लेट्स से बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, BNY मेलन, उसका एक ब्रांच इंडिया में है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा मालिक, क्योंकि ये एम्बेसी नहीं है, कॉन्सुलेट नहीं है, ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। बात समझ पा रही? इसी तरह के क्वेश्चन तुमको CUT में मिलेंगे, तब बोलोगे हे भगवान हमको सर ने पढ़ाया नहीं है, क्या हो गया? आवाज देख रहे हो कैसी आ रही है? एग्जैक्टली मिश्रा जी, बिल्कुल बढ़िया। अगले 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 पॉइंट पर आ जाए। अगला पॉइंट देखो, इंडियन एम्बेसी इन जापान। इंडिया की एम्बेसी है, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वो हमारे देश का ही पार्ट होगा, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। एकदम बात समझ में आ रही? एकदम आराम आराम से हौले हौले से चल रहे हैं। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा, अब डोमेस्टिक टेरिटरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एकदम डिटेल में जाएंगे, जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल में जाकर शुभम जगदीश आपको पढ़ाएंगे, और शुभम संभाल लेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे, ब्रांच ऑफ, ब्रांच क्या होता है? अबे ब्रांच ऑफ सिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। जैसे ही स्टेट बैंक सुनते हो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? स्टेट बैंक सुन के सर हमको लगता है कि 2:30 बजे का लंच है और सर जी हमारे चाय बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर स्टेट बैंक, अरे ये तो यही हो गया ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाला ही केस तो हो गया। स्टेट बैंक है तो क्या हो गया? स्टेट बैंक का ऑफिस चाइना के अंदर है तो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो चाइना की टेरिटरी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाए, रशियन एम्बेसी इन इंडिया। देख रहे हो कितना रशियन वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं हम लोगों ने। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी है, मेरी कंट्री में है लेकिन मेरी इंडिया का पार्ट नहीं है, वो रशिया की टेरिटरी के अंदर आएगा, तो ये भी आंसर नो हो जाएगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। ओहो, ये देखो ना क्वेश्चन, टाटा की एक कोई बिल्डिंग है, कहां पे है? अमेरिका में है, उसने गूगल को दे रखी, तो वो हमारे देश का कोई पार्ट नहीं है, तो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। क्या ये बात तुमको आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ। क्या पहला टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है समझ में आया? लैंड का हिस्सा, वाटरवेज का हिस्सा और एयर का हिस्सा, क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ सकता है, ये टॉपिक एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा है कि नहीं? जल्दी से बताओ बच्चा। चलें आगे बढ़ा जाए, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट। क्या होता है सर? नॉर्मल मतलब क्या है? कुछ एबनॉर्मल भी होता है क्या? अरे नहीं भैया, एबनॉर्मल की बात नहीं हो रही। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या है, इसको कहानी से सुनाऊंगा। मेरी बात सुनो, पहले यहां थोड़ी अंग्रेजी देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने में तो मजा आती है। आओ देखो, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, also lies in that country. Normal residents include both individuals and institutions. अब जैसे मान लेते हैं एक लड़की है, उसका नाम है राशि, बहुत ही खूबसूरत बिटिया है, ये राशि है, ठीक है, इसका नाम है मिस राशि मिश्रा। वाह भाई वाह। अब राशि मिश्रा मस्त सेटल हो गई हैं दुबई के अंदर, दुबई में रहती हैं, दुबई में जॉब करती हैं, यूपीएससी इन्होंने क्लियर कर लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या यहाँ पैसे वैसे तो है नहीं, मैं चलूंगी दुबई, और दुबई में जाके बुर्ज खलीफा में 110वीं मंजिल पर इन्होंने मकान ले लिया और ये दुबई में रह रही हैं।
और दुबई में मस्त अपना बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वॉट एवर इट इज, तो ये कहां की रेसिडेंट कहलाएंगी? ये किस कंट्री की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगी? इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगी कि दुबई की? आंसर है ये दुबई की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगी, इंडिया की नहीं। बिकॉज रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं जहां जिस कंट्री में पैसा कमाऊंगा, मैं उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगा। इसीलिए हमारी कंट्री के लिए ये एनआरआई कही जाएंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे शिवम भैया कैसे हैं आप? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? शिवम भैया देख रहे हैं ना, आवाज कितनी दर्द भरी निकल रही है, गले से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन आपने बोला क्लास लेने का तो लेने का। देखो बॉस जो भी बोलेगा करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुबई में है, इसलिए दुबई की नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगी। बात समझ में आ रही सब बच्चों को? चले आगे बढ़े। सर आप आगे इतना जल्दी जल्दी बढ़े जा रहे, आओ। अब ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है क्या? किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है? आओ बताते हैं। द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी and the resident carries out basic economic activities of earnings, spending and accumulation from that location। या तो वो आदमी किसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह रहा हो या उस कंट्री में कुछ कमा खा रहा हो, ये दोनों के दोनों पॉइंट आएंगे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट राशि के केस में क्या हुआ? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये दुबई में एक घर में रहती भी हैं और दुबई में ये पैसा भी कमाती, तो दो बात आएंगे, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहना और वहां पर कमाना खाना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? शिवम सर आपको समझ में आया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है एकदम क्लियर हुआ? हे भगवान, ओ माय गॉड। आओ अब जरा इसको और डिटेल में लेकर जाते हैं। सर डिटेल डिटेल बोल के पूरा चैप्टर आप बहुत ही ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। अरे कोई बात नहीं है यार, गलत बातें भी होती रहती हैं। आओ, फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूड। भाई देखो सर, वो मुझसे प्यार करती है या वो मुझसे प्यार नहीं करती है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर? भाई देखो, क्या करना है ये पता हो या ना पता हो, जिंदगी में क्या नहीं करना है ये पता होना बहुत जरूरी है कि नहीं शिवम? तो इसलिए शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, ये सब छोड़ो। 12वीं में आ गए हो, अगले साल कॉलेज है तुम्हारा, ठीक है? आ जाओ बाबू वापस से। क्या क्या नॉर्मल रेसिडेंट के केस में नहीं आता? एक तो क्या है ना, लड़कियों को ना सुनने की आदत नहीं होती है, इसलिए वो अक्सर नॉट को, नो को स्किप कर देती हैं। उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, कानों में ना आता ही नहीं है। वो कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा? वही वाली बात है, ठीक है ना भाई? आओ जरा देखते हैं, आइए देखते हैं। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, वो नॉर्मल रेसिडेंट के केस में नहीं आएंगे। जैसे कि क्या, मान लेते हैं बहुत सारी रशिया से दोस्तों को बुलाया है हमारे शिवम ने, वो घूमने के लिए आए हैं, शिवम से मिलने के लिए आए हैं दोस्त उसके, तो क्या वो हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे? नहीं। ना कि कोई टूरिस्ट या हॉलीडे पे आने वाला, मेडिकल ट्रीटमेंट पर, स्टडीज पर, स्पोर्ट्स पर या कॉन्फ्रेंसेस पर आने वाले लोग नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री के नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी बात, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन द गिवन कंट्री, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं कहलाएंगे। कि एम्बेसी के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, बात समझ में, कुछ डिप्लोमैट्स आए हैं दूसरी कंट्री के, या कोई मिलिट्री पर्सनल आया है, वो हमारे देश का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, इवन दो वो हमारे देश में रह रहा है तो भी। बात समझ में आई? क्या बात है रोब्लॉक्स भाई, इतना मुश्किल नाम रख लो, बोल ही नहीं पा रहे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WNO बोल दिया भाई मैंने, UNO, WHO etc. are not considered as normal residents of a country in which they operate. They are treated as normal residents of international area। कई बार ये बात पूछी जाएगी कि ये जो UNO है, ये WHO, ये कहां के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं? ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज टू विच दे बिलोंग एंड नॉट टू द इंटरनेशनल एरिया। फॉर एग्जांपल क्या,
कहना क्या चाहते हैं? एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ऑब्वियसली। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई अमेरिका नेशनल है, वो यूएनओ में काम कर रहा है, जिसका ऑफिस दिल्ली के अंदर है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट ना कहला के कहां का रेसिडेंट कहलाएगा? वो अमेरिका का ही रेसिडेंट कहलाएगा, बिकॉज वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। बात समझ में आई? एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर रही कि नहीं उतर रही है बात? आगे बढ़ो। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टेज लेस देन 1 ईयर, वो भी नहीं नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। ऐसे लोग जो सीजनल वर्कर्स है, 1 साल से कम के समय के लिए किसी कंट्री में काम करते हैं, अगर राशि दुबई में 1 साल से कम के लिए गई है काम करने के लिए, तो वो दुबई की नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएगी, वो इंडिया की ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर वर्कर्स, जो बॉर्डर पे काम करते हैं, who live near the international borders and cross the borders on a regular basis to work in the other country, जैसे मेक्सिको में और अमेरिका के बीच में लोग, कनाडा या अमेरिका के बीच में लोग ट्रेवल करते रहते हैं, रोज ही इधर से उधर जा रहे हैं, या यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में लोग एक दूसरे की कंट्री में ट्रेवल करते हैं फॉर वर्क, वो भी नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आई है? हाँ सर समझ में तो आई है, लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मामला वाला चैप्टर है सर ये। हाँ भाई बहुत सारा मामला वाला चैप्टर है, काफी डिटेल में हम इसको लेकर जा रहे हैं। आओ जरा एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। जैसे तुम लोग बचपन में शक्तिमान नहीं देखते थे, तुम्हारे तो जमाने में शक्तिमान आता नहीं होगा, लेकिन हमारे जमाने में शक्तिमान आता था, उसमें आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मोटी बात क्या है उसके लिए एक अलग स्लाइड में लेकर आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। If the employees are working for more than 1 year in such international institution, then they become the normal resident of a country in which such institutions are located. कहना क्या चाहते हैं? It means in the given example, if American is working in the UNO office in India for more than 1 year, then he will be treated as normal resident of India. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका का आदमी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ में काम करता है, और यूएनओ का ऑफिस हमारे देश के अंदर है, लेकिन वो काम करता है 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपको एमसीक्यूज में, केस स्टडीज में, कॉम्पिटेंसी फोकस में, हॉट्स की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस यस, इंडिया नेपाल में होता है राशि ऐसा। क्या बात समझ में आ रही सभी लोग को? वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। आओ जरा फिर एमसीक्यू खेलने का बारी आ चुकी है। आओ एमसीक्यू खेल लेते हैं भाई। अब कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट है, कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, आओ जरा देखते हैं, देखा जाए। क्या कहती है आम जनता, देखा जाए? अरे बोलो ना भाई, देखा जाए कि नहीं? शुरू करें शुरू करें शुरू करें, आओ जरा देखते हैं। जैसे लिखा है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? इंडिया के रेसिडेंट है, इंडिया का आदमी है, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। तो इससे यस, ये नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? यस एग्जैक्टली। अगला, अ जापानीज टूरिस्ट who stays in India for 2 months, टूरिस्ट पर कोई आया है, जापानीज बंदा आया है, क्या वो इंडिया का रेसिडेंट कहलाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट? नहीं भाई, नो। वो कहां का है? वो टूरिस्ट है, वो जापान का ही रेसिडेंट कहलाएगा। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, ये भी टूरिस्ट हैं, ये भी इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, पाकिस्तान के नहीं। तो ये इंडिया के टूरिस्ट हैं, आंसर है यस। इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, देखो यहां पर लिखा है, अगर कोई इंडिया का आदमी है, अमेरिका में यूएनओ के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, लेकिन 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए कर रहा है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ये भी यस आएगा। अगर ये मोर देन 1 ईयर होता तो ये कहां का रेसिडेंट होता? अमेरिका का। क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है, अगले पे आए। इंडियन इंप्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया। अब बताओ, ये वाला टॉपिक बताओ भाई,
इंडिया के लोग हैं, WHO में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के अंदर ही है, यस, ये नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी ताजमहल, टूरिस्ट हैं, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग टू हज पिलग्रिमेज, घूमने जा रहे हैं, ये इंडिया के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन कौन से हो गए हैं, आपको ये बात क्या आंखों के रास्ते दिल में उतरी कि नहीं, जल्दी से बताओ मेरी जान। यहां तक का टॉपिक मेरे सारे बच्चों को क्लियर हुआ है, एक एक करके एक एक बात क्लियर हुई है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, क्या ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं? क्या हम इसके आगे बढ़ सकते हैं? चलो इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप क्या है और रेसिडेंट किसे कहते हैं। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप ना किसी को भी मिलती है अगर वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुआ होता है, या उस कंट्री ने उस आदमी को लीगली सिटीजनशिप ऑफर की होती है। जैसे आओ देखते हैं, सिटीजनशिप इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बेसिस पर नहीं है। बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इट मींस इंडियन सिटीजन कैसे आ सकती है, इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। कैसे हम दे सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप? अगर कोई आदमी या कोई बच्चा इंडिया में बॉर्न हुआ होता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजन कहलाएगा, या कोई ऐसा सिटीजन, अ पर्सन बॉर्न outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen। कि भाई कोई ऐसा इंसान जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ है, उसने इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको लीगली सिटीजनशिप दे दी, तभी वो भारत का सिटीजन कहलाएगा। अगर राशि दुबई में जाकर दुबई में काम कर रही है तो दुबई की नॉर्मल रेसिडेंट तो कहलाएगी, लेकिन दुबई की सिटीजन नहीं कहलाएगी। तो सिटीजनशिप कैसे मिलती है? अगर आप उस किसी कंट्री में पैदा हुए हैं या लीगली आपको उस कंट्री ने आपको सिटीजनशिप ऑफर की है। क्या बात समझ में आई? सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आओ देखते हैं। अब ये रेसिडेंटशिप क्या है इसको भी समझ लेते हैं। इफ इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग ने पढ़ा भी था, रेसिडेंटशिप जो है वो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है। दोनों बात समझ में आ रही है? बेस्ड ऑन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अभी राशि दुबई में जाकर 1 साल से ज्यादा रह रही है और वहीं पर कमा खा रही है, तो दुबई की रेसिडेंट कहलाएंगी वो। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जांपल, चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वो यहां का सिटीजन नहीं है। However, he is not a citizen of India as he does not hold citizenship of India. It means a person can be citizen of one country and at same time a resident of another country. जैसे मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो यूएसए में काम कर रहे हैं, यूएसए में ही नौकरी करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इंडिया के सिटीजन हैं और अमेरिका के वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। क्या बात समझ में आई है? सब बच्चों को यहां तक की बात एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरी है कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरी जान। क्लियर? अरे बोलो ना भाई। चले आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट को थोड़ा मिक्स करके पढ़ते हैं। द कंसेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी हेल्प्स टू एस्टिमेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक टेरिटरी मुझे क्या चीज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी नेशनल इनकम के अंदर? वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स located in the economic territory irrespective of the fact whether carried out by residents or non-residents. The money value of domestic product is termed as domestic income. अगर मेरी टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडिया का आदमी कर रहा हो या इंडिया का आदमी ना कर रहा हो, उससे होने वाला प्रोडक्शन या इनकम हम डोमेस्टिक इनकम की कैटेगरी में डालेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब बच्चों को एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे इंडिया के अंदर आईफोन है, एप्पल ने फैक्ट्री लगाई है
और यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वो यहां की इनकम में ऐड होगा, चाहे वो अमेरिकन लेबर्स ही क्यों ना प्रोड्यूस कर रहे हो। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली टाटा ने एक फैक्ट्री लगाई है अमेरिका के अंदर, तो वहां का होने वाला प्रोडक्शन चाहे इंडिया का एम्प्लॉय कर रहा हो या अमेरिकन एम्प्लॉयज कर रहे हो, वो अमेरिका की इनकम में ऐड होगा, अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलें आगे बढ़ें। अब आओ जरा देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल रेसिडेंट्स का कंसेप्ट अगर हम ऐड कर दें तो अब यहां पर एक कंसेप्ट एनएफआईए करके ऐड होता है, उसको नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेशी कंपोनेंट ऐड कर दिया जाए तो टर्म डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ने लगेगा। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स irrespective of fact whether performed within the economic territory or outside it. The money value of national product is termed as national income. भाई अगर मेरे नॉर्मल रेसिडेंट भी जो हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उसको भी ऐड कर दिया जाए, जैसे राशि दुबई में रह रही है तो राशि अगर वहां से पैसा हम लोग को भेज रही है अपनी कंट्री के अंदर, तो वो जो पैसा ऐड होगा उसे बोलेंगे हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक में अगर फॉरेन का पैसा ऐड हो जाएगा तो नेशनल कंसेप्ट निकल कर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें भी हम लोग और डिटेल में भी जाने वाले हैं। अब सिमिलरली फैक्टर इनकम समझते हैं और ट्रांसफर इनकम समझते हैं। एक बात समझना, ये एक लेबर है, इसके बारे में हम लोगों ने कल बताया था। ये एक लेबर है और ये एक फैक्ट्री में काम करता है। ये फैक्ट्री है, ये फर्म है। अब लेबर जाता है और फैक्ट्री में काम करता है, तो लेबर क्या देता है? अपनी सर्विस देता है, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विस बोलते हैं। बदले में फैक्ट्री इसको क्या देती होगी? सैलरी या वेजेस, इसको हम लोग फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम कोई सर्विस रेंडर करते हैं उसके बदले में अगर हमें कुछ मिलता है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम जब कोई सर्विस रेंडर करते हैं या हम कुछ ऑफर करते हैं, उसके बदले में अगर मुझे पैसा मिलता है तो उसको फैक्टर इनकम कहा जाता है। जैसे मेरी बिल्डिंग है, मैंने उसको रेंट पे दिया, तो मैंने बिल्डिंग ऑफर की और मुझे रेंट मिला, ये फैक्टर इनकम है। लेकिन ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होती है। जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, तुम उसको मस्त गिफ्ट देते चले जा रहे हो और उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, ये कौन सी पेमेंट हो गया? ये ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम हो गई। मतलब बिना कुछ सर्विस दिए अगर आपको कुछ मिल जाएगा उसे आप वन साइडेड बोलते हैं, एक तरफा प्यार बोलते हैं, मतलब ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैंने आपके लिए क्या कंसेप्ट लिखा है, इसमें मैडम खुश हो जाएंगी। फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। जैसे कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना? और जो फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जैसे कि वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम क्या होती है? हमने कोई सर्विस दी, बदले में मुझे पैसा मिल गया, फैक्टर इनकम है। सिमिलरली ट्रांसफर इनकम क्या हो जाएगी? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग। ये विदाउट रेंडरिंग समझ रहे हो ना? जैसे बर्थडे में गिफ्ट मिल जाता है, मेरे पापा रिटायर हो गए, उनको पेंशन मिल रही है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, ये सब क्या हो जाएगा? वन साइडेड है। देखो यहां पे वन साइडेड कंसेप्ट लिखा है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सर, फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती? नहीं होती, बिकॉज उसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी जा रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इट कैन बी रिसीव्ड आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। एग्जांपल, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अभी ट्रांसफर इनकम क्या है, फैक्टर इनकम क्या है, क्या ये कंसेप्ट आपके आंखों के रास्ते दिल में उतरा? जल्दी से बताओ मेरी जान, जल्दी से कमेंट करते चलो आप सभी लोग, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, छोटी छोटी मगर मोटी बात, जैसे टैक्सेस मिलते हैं सरकार को, टैक्सेस रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ये ट्रांसफर इनकम है कि फैक्टर इनकम है? यार हमसे सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन उसके बदले में कोई डेफिनेट चीज वो मुझे ऑफर नहीं कर रही है, तो ये ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आएगा, फैक्टर इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज देती है, कोई छूट देती है, उसके बदले में हमसे कोई डेफिनेट चीज नहीं ले रही है, तो वो भी ट्रांसफर इनकम के अंदर में आएगा, वन साइडेड के ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। सिमिलरली आप समझ लेना, टैक्सेस जो है रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आर द ट्रांसफर इनकम्स ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस।
सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ रिसीव नहीं होता है। तो टैक्सेस और सब्सिडीज के ऊपर कई बार केस स्टडी बनकर आएगी, तो तुम्हें आंखों के रास्ते दिल में उतरनी चाहिए ये बात कि ये दोनों वन साइडेड होते हैं, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आएगा। अगर हम पे कर रहे हैं तो ट्रांसफर पेमेंट, हमें मिल रहा है तो ट्रांसफर इनकम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एकदम क्लियर है कि नहीं? चले, अब आता है अगला कंसेप्ट, ये करंट ट्रांसफर क्या होता है और ये कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। चले समझा जाए, आओ देखते हैं। देखो, जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है बेटा जी। क्या होता है ना, जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स होती है, एक होती है करंट ट्रांसफर्स और एक होती है कैपिटल ट्रांसफर्स। अब करंट ट्रांसफर क्या है, कैपिटल ट्रांसफर क्या है, आओ देखते हैं। करंट ट्रांसफर्स आर मेड आउट ऑफ इनकम, whereas capital transfers are made out of wealth of the pair। अब इनकम और वेल्थ दो अलग अलग चीजें। इनकम हमेशा करंट होती है और वेल्थ हमेशा अक्यूमुलेटेड होती है। तो करंट ट्रांसफर्स आर जनरली रेगुलर इन नेचर, whereas कैपिटल ट्रांसफर्स आर इरेगुलर। मतलब करंट ट्रांसफर्स रेकरिंग होगा और कैपिटल नॉन रेकरिंग होगा। करंट ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस, whereas कैपिटल ट्रांसफर्स आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे एक दिन बर्थडे पे बोलते हैं कि बेटा अब मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, तो मैं आज तुमको जाते जाते एक बात बताता हूं। ये जो कानपुर रोड जा रही है ना, इस हाईवे के ऊपर हमारे लोग की 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन है और वो मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूं। कुछ ज्यादा नहीं है, 400-500 करोड़ रुपए की जमीन है। तो वो तुमको दादाजी देकर चले गए, तो ये करंट ट्रांसफर है या कैपिटल? तुम्हें कंजम्पशन नहीं, तुम्हारी उनके से पैसा आया, उनसे जमीन आई, तुम्हारी वेल्थ बढ़ी, कैपिटल ट्रांसफर है। तुम्हारे पापा तुमको कुछ कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं, वो करंट ट्रांसफर्स है। एग्जांपल करंट ट्रांसफर्स क्या होगा, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कैपिटल ट्रांसफर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस, या दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी दे दी। चलो भैया, अब डिफरेंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है और यहां से भी आपको कई बार कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। आओ जरा देखते हैं बाबूजी ये कह क्या रहा है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच में मैंने वैसे सारी बातें बता दी है, डिफरेंस तुम्हें देखना चाहिए वैसे तो, लेकिन एक बार एक थॉरो रीडिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर सर्विस। मतलब सर्विस रेंडर करेंगे या कुछ प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में पैसा मिलेगा। यहां पर विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस आपको पैसा मिलता है। नेचर क्या है, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में ये ऐड होगा, लेकिन ट्रांसफर इनकम यहां पर ऐड नहीं होती। नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, नाइदर इन नेशनल इनकम। फिर ये अर्निंग कॉन्सेप्ट होता है और ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट होता है। रिसिप्ट मिलता है, जो कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो खैरात है, वो बिना कुछ किए मिल रहा है। ऐसे तुम मौसी जी के घर गए, मौसी जी चलते समय तुमको कुछ पैसा दे दें, तो वो क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते। कितने लोग को अपनी नानी के घर जाकर, मौसी के घर जाकर पैसे मिलते हैं? मुझे तो आज तक मिलते हैं भाई। इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड या गवर्नमेंट। या तो हाउस होल्ड को मिलता है या गवर्नमेंट को मिलता है। जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन एक्सेट्रा। यहां पर मैंने डिफरेंस भी दिया और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नको। चलो भैया, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये वन ऑफ अ काइंड टॉपिक है और ऑलमोस्ट यहां पर आते आते आपका चैप्टर बिल्कुल 20% बचा है। यहां से बेसिक कंसेप्ट आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। आओ समझते हैं ये फाइनल गुड्स क्या है और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। बड़ा कंफ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर। फाइनल गुड्स किसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसे बोलते हैं, आओ जरा देखो भाई। समझना, ऐसा कोई भी गुड्स जो सीधा कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा हो वो फाइनल की कैटेगरी में आएगा। अगर मैंने कोई गुड खरीदा और मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं तो वो फाइनल गुड्स है। अगर मैंने कोई गुड खरीदा और उससे मैं कुछ और प्रोड्यूस कर रहा हूं तो वो मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट किसी के लिए फाइनल हो सकता है और वही प्रोडक्ट किसी के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है। जैसे कि मैंने मिल्क खरीदा और मैं दूध पी गया तो मेरे लिए दूध फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन मैं हलवाई हूं, मैंने उससे मिठाइयां बना ली तो दूध मेरे लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आओ जरा आओ जरा आओ जरा बात समझते हैं। एक बात समझते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में मैंने यहां बताया गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ठीक है, या गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कुछ ऐसा सामान जो मैं दोबारा बेचने वाला हूं या मैं उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन करने वाला हूं, वो इंटरमीडिएट गुड्स आएगा। अब नेशनल इनकम के अंदर क्या इंक्लूड होता है?
नेशनल इनकम के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐड नहीं किए जाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाएगा, हमेशा फाइनल गुड्स को कंसीडर किया जाता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी कंसीडर करेंगे और फाइनल गुड्स को भी कंसीडर करेंगे तो सेम गुड 2 बार ऐड कर दिया जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो उससे एरर होने के चांसेस होते हैं। इसलिए नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स ही ऐड किए जाएंगे। ये बात मैंने क्लियरली लिखी है और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल देखना, आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लावर, व्हीट गेहूं, फ्लावर उसका आटा, ओनली फ्लावर is considered as is included in national income as value of flour already includes the value of wheat। तो wheat इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, फ्लोर जो हो गया वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, तो फ्लोर की वैल्यू को ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, wheat क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया है? एकदम क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है? सब बच्चों को समझ में आया? अरे वाह, चलो भैया चलो, एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज क्या, गला क्या हो गया भाई साहब? एक्सरसाइज टाइम आ गया है, क्विज टाइम आ गया है। चलो क्विज खेलते हैं, क्विज खेलते हैं। कैसे हो तुम लोग? चलो भैया चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फटाफट से गतिविधि को आगे बढ़ाने वाले हैं। पहला, पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। कौन परचेज कर रहा है? देखो, पब्लिशर परचेज कर रहा है, तो ये इंटरमीडिएट की कैटेगरी में है या फाइनल गुड्स की कैटेगरी में? पेपर मैं फाइनल कंजम्पशन नहीं कर रहा हूं, पब्लिशर उसमें किताब विताब छापेगा, तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, फर्नीचर खरीद लिया स्कूल और फर्नीचर ऐसे ही इस्तेमाल होगा, ना वो रीसेल होगा ना उससे कुछ और बन रहा है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट। आप देख रहे हो सीबीएसई में कब कभी पेपर में भी आया है। आगे, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये फाइनल प्रोडक्ट है, बिकॉज ना हाउस होल्ड उसको दोबारा बेचेगा ना उससे कुछ और बनाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली क्या लिखा है? परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप इसको बेचेगा दोबारा, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। बात समझ में आ रही है? इंटरमीडिएट किसे बोलेंगे, फाइनल किसे बोलेंगे, सबको क्लियर आ रहा है? कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, कोल से हम कुछ और फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट है। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कंप्यूटर ऑफिस में इंस्टॉल हो गया, अब कंप्यूटर से कुछ और प्रोड्यूस नहीं होगा, रीसेल नहीं होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, इसका जवाब बताओ। कोल हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, ये इंटरमीडिएट है। मोबाइल डीलर अगर खरीद रहा है तो उसको बेचेगा भाई। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, फाइनल है। चॉक डस्टर परचेज बाय स्कूल, ये भी फाइनल प्रोडक्ट है, इसको ना दोबारा बेचना है ना इससे कुछ प्रोड्यूस करना है। लेकिन चॉक डस्टर्स, ना चॉक डस्टर्स ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, बिकॉज इससे वो टीचिंग को सेल कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो चॉक डस्टर ये सब क्या आएंगे? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आएंगे। आगे बढ़े, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड राशि। चलो, फर्टिलाइजर्स यूज बाय फार्मर्स, अब ये पॉइंट बताओ तुम्हें मजा आ जाएगा। फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, इंटरमीडिएट है। प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, बताओ भैया, प्रिंटर से कुछ और वो बेचने नहीं जा रहा, फाइनल प्रोडक्ट है। व्हीट यूज बाय अ फ्लावर मिल, इंटरमीडिएट है, बिकॉज उससे वो फ्लोर बनाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट द ईयर एंड, अगर अनसोल्ड है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? अनसोल्ड है तो ये फाइनल प्रोडक्ट में कहलाएगा। बेटा ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात है, अगर अनसोल्ड है, बिका ही नहीं है, तो उसके लिए फाइनल सामान है, जब बिक जाएगा तो वो इंटरमीडिएट था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सब बच्चों क्लियर है? क्योंकि इस तरह से अगर अनसोल्ड स्टॉक को इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में डील करते हैं। अगला, कॉटन यूज बाय क्लॉथ मिल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है ना, उससे कपड़े बनेंगे। व्हीट यूज बाय हाउस होल्ड, फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं, सबको समझ में आ रहा है? राशि जी सबको समझ में आ रहा है? रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, फर्म में अगर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल है, फाइनल, उससे कुछ और प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। शुगर यूज बाय अ स्वीट शॉप, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सब बच्चों को समझ में आई बात? कौन सा इंटरमीडिएट है, कौन सा फाइनल है और इसके पीछे रीजन क्या है, ये सबको क्लियर हो रहा है ना? चलें आगे बढ़ा जाए मेरी जान, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगली कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कंजम्पशन गुड्स क्या हैं
और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली एक कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं करता है। कैपिटल गुड्स जनरली इंडस्ट्री में यूज होते हैं जिससे कोई फर्दर प्रोडक्शन किया जा सके, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलेंगे। आओ जरा इसको डिटेल में देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स को क्या बोलते हैं? विच सेटिस्फाइड द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे ब्रेड, बटर, शर्ट, पैंट, सॉक्स, शूज। बात समझ में आ रही? इसके में भी बहुत सारी कैटेगरी है। आप कंजम्पशन गुड्स को पहली कैटेगरी है ड्यूरेबल गुड्स, जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, जो लंबे समय तक चलेंगे उन्हें ड्यूरेबल गुड्स बोलेंगे। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो कुछ टाइम तक चलेंगे उसके बाद खराब हो जाएंगे, जैसे कपड़े हो गए, क्रॉकरी हो गए। तीसरा कैटेगरी होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो कंज्यूम करते ही खत्म हो जाएंगे, जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, एग हो गया, जिसको यूज करते ही खत्म हो जाएगा। सर्विसेज हो गए, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगी, ये इनटैंजिबल चीज होगी। आज आप पढ़ रहे हो, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आते हैं कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वो फाइनल गुड्स जिससे हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट या बाकी सारी चीजें। अब यहां पर फिर वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, जो आपको केस स्टडी या एमसीक्यू या सीयूटी के एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है। आओ जरा देख लो भाई फटाफट से, क्या लिखा है? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या कहना क्या चाहते हैं कवि? इट मस्ट बी नोटेड दैट ऑल गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स को कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाता है। जैसे पहला सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, कोल हो गया, वुड हो गया। भैया फैक्ट्री को चलाने के लिए आप जो ईंधन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएगा? सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, मगर सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसा आपको एक्सप्लेन करने को मिल सकता है। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, विच इज नोन एज द कन्वर्जन टॉपिक, और ये पढ़ेंगे, इसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं बच्चा कन्वर्जन क्या होता है। अगर कभी भी आपको कोई भी टॉपिक ग्रॉस में दे रखा हो, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे मैंने प्रोडक्शन किया, जैसे मैंने कोई प्रोडक्शन किया, मैंने 100 ताले बनाए, 2 ताले खराब हो गए, तो मेरे पास नेट कितने ताले बचे? तो जब भी कोई ग्रॉस का फिगर दिया हो और आपको नेट निकालना हो, फाइनल एक्चुअल निकालना हो, तो इसमें से माइनस करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। सिमिलरली नेट से कभी ग्रॉस में जाना हो तो हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? अब बेटा पता है तुमको, डेप्रिसिएशन के 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरा होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये दोनों अगर कहीं लिखे हों तो ये समझ जाना कि डेप्रिसिएशन के बारे में ही बात हो रही है। तो पहला कन्वर्जन समझ में आया। कभी भी अगर कोई फिगर आपको ग्रॉस में दे रखा हो और आपको नेट निकालना हो, तो आप कैसे निकालोगे? ग्रॉस से नेट निकालने के लिए आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, सिमिलरली नेट से ग्रॉस जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अगला देखो, अगला भैया आओ समझते हैं। सेकंड, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पर दे रखी है, फैक्टर कॉस्ट आसान भाषा में कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल, जितना पैसा सामान को बनाने में लग रहा है, और आपको निकालनी हो मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखा है और आपको मार्केट प्राइस के बारे में पता लगाना है, तब आपको ऐड करना पड़ेगा एनआईटी। मेरी जान, ये एनआईटी क्या होता है? एनआईटी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी होता है, माइनस इसमें से सब्सिडीज कर दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो
तो अबे माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। एनआईटी क्या है सबको क्लियर हो गया, कन्वर्जन क्या है सबको क्लियर हुआ। तीसरी बात, अगर कभी भी कोई भी फिगर आपको डोमेस्टिक दे रखी हो और अगर आपको कोई भी फिगर का नेशनल चीज निकालनी हो तो इसमें ऐड किया जाता है एनएफआईए। ये एनएफआईए क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से आने वाला पैसा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालते कैसे हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। विदेश से आने वाला पैसा ऐड और यहां से विदेश जाने वाला पैसा माइनस। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फीफा माइनस फीटा। ठीक है ना? सिमिलरली 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 नेशनल से अगर कभी डोमेस्टिक निकालना होगा तो आपको करना पड़ेगा माइनस एनएफआईए। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। क्लियर? यहां तक पढ़ के रखिए। अब इसके बाद हमारा अगला वीडियो आपके लिए कल आ रहा होगा। हर दिन में हम लोग एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं राशि, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। अगर आप बोल रहे हो अ फ्रिज परचेज बाय कोको कोला कंपनी, उसके लिए इंटरमीडिएट है। अब कल हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, वो शुरू करने जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। विश यू लक। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।